किम मोमी के बचपन का सपना था कि वो एक दिन स्टार बने। बचपन में तो सब उसके डांस की सराहना करते नहीं थकते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई बच्चे उसके बदसूरत चेहरे का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब वह 27 की हुई फिर भी उसके सर से फेमस होने का भूत नहीं उतरा था। वह बदसूरती छिपाने के लिए मास्क लगाती और लाइव स्ट्रीम करती। लोग उसकी खूब सराहना करते। ऐसे करके वो मर्दों में मास्क गर्ल के नाम से फेमस हो गई। दिन में वो साधारण ऑफिस में नौकरी करती थी। इन दिनों उसके ऑफिस में एक बहुत खूबसूरत नई कर्मचारी आई थी। सब लोग उसी के फेर में रहते थे, जबकि मोमी को कोई नहीं पूछता था। मोमी मन ही मन अपने बॉस मिस्टर पार्क को पसंद करती थी, क्योंकि उसे वो बाकी मर्दों से अलग लगते थे। लेकिन एक दिन उसका ये भ्रम दूर हो गया जब उसे एक छोटी गलती के लिए डांट सुननी पड़ी। उसी दौरान मोमी अपने रूप रंग को लेकर और भी असुरक्षित महसूस करने लगती है। वह प्लास्टिक सर्जरी तक के बारे में सोचने लगती है। एक दिन ऑफिस की पार्टी के बाद मोमी और पार्क एक ही टैक्सी से लौटते हैं। रास्ते में पार्क अपनी पत्नी से फोन पर कहते हैं कि वह अकेले हैं और जल्दी लौट रहे हैं। यह सुनकर मोमी को गलतफहमी हो जाती है कि शायद पार्क भी उसे पसंद करते हैं। वह पूरी रात इसी उम्मीद में खोई रहती है, लेकिन अगले ही दिन उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वह ऑफिस लौटकर देखती है कि मिस्टर पार्क और उस नई खूबसूरत कर्मचारी एरियम का गुप्त संबंध चल रहा है। उसे समझ आ जाता है कि पार्क का सारा व्यवहार सिर्फ दिखावा था। मोमी मन मार के घर लौटती और दिल टूटने के गम में जरूरत से ज्यादा शराब पी लेती है। फिर नशे में ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। इस दौरान उससे ऐसी गंभीर गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसका अकाउंट तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी ऑनलाइन पहचान भी उसे छिन जाती है। कुछ समय बाद वह अपनी दोस्त सॉन्ग को पार्क और एरियम के रिश्ते के बारे में बता देती है। ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अफवाहें इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। आखिरकार पार्क नौकरी छोड़ देते हैं और एरियम का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मोमी की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं जानता हूँ कि मास्क गर्ल कौन है। यह पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि कोई उसकी असली पहचान जान चुका है। इसी तनाव के बीच रास्ते में एक व्यक्ति उससे टकरा जाता है। मोमी उसे वही ब्लैकमेलर समझ बैठती है और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। हालांकि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से पुलिस दोनों को समझौता करके मामला खत्म करने की सलाह देती है। घर लौटने के बाद मोमी पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसका अकाउंट बंद है, सपना बिखर चुका है और अब उसे अपनी पहचान उजागर होने का भी डर सताने लगा है। तभी उसे एक पुराना ऑनलाइन यूजर दिखाई देता है जिसका नाम है वंस अपॉन ए प्रिंस। बातचीत शुरू होने पर उसे पता चलता है कि यह कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि उसी के ऑफिस में काम करने वाला मिस्टर ओ है। मिस्टर ओ बचपन से ही बेहद शर्मीले और अकेले स्वभाव के इंसान थे। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। समय के साथ उनका अकेलापन इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी पूरी दुनिया घर की 4 दीवारों के अंदर बना ली। उनका कोई दोस्त नहीं था और वे अपना जन्मदिन तक एक सेक्स डॉल के साथ मनाते थे। उनकी माँ भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं थी। जब भी फोन करती सिर्फ पैसों या अपनी जरूरतों की बात करती और ताने देती कि बेटा कभी सफल नहीं बन पाया। ऑफिस में भी मिस्टर ओ किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। उनकी एक अजीब आदत थी, वे लोगों के चेहरे से ज्यादा उनके हाथों पर ध्यान देते थे। एक दिन उनकी नजर मोमी के दोनों हाथों पर बने एक जैसे काले तिल पर पड़ती है। उसी रात जब वे मास्क गर्ल की लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो उन्हें उसके हाथों पर भी बिल्कुल वही निशान दिखाई देता है। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि मास्क गर्ल और मोमी एक ही लड़की है। उस दिन के बाद मोमी उनके लिए सिर्फ एक सहकर्मी नहीं रहती बल्कि उनका जुनून बन जाती है। हर रात वे उसकी लाइव स्ट्रीम देखते हैं और धीरे धीरे अपने कमरे को उसकी तस्वीरों से भर देते हैं। ऑफिस की एक पार्टी के दौरान जब कुछ लोग मास्क गर्ल की चर्चा करते हैं तो मोमी घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओ उसकी हर बात पर नजर रखे हुए होते हैं। एक रात लाइव के दौरान मोमी बताती है कि उसे लगता है उसके बॉस मिस्टर पार्क उसे पसंद करते हैं। यह सुनकर मिस्टर ओ के मन में जलन पैदा होने लगती है। अगले दिन वे कई बार सोचते हैं कि मोमी से अपने दिल की बात कैसे कहें, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी बीच वे अपनी आंखों से मिस्टर पार्क और एरियम के रिश्ते का सच देख लेते हैं। उन्हें खुशी होती है कि अब शायद मोमी का पार्क से मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रात मोमी नशे में लाइव स्ट्रीम के दौरान बड़ी गलती कर बैठती है और उसका अकाउंट बंद हो जाता है। बाद में जब मिस्टर ओ उसे पार्क को सहारा देकर होटल ले जाते हुए देखते हैं तो उनकी जलन और बढ़ जाती है। इसी गुस्से में वे मोमी को वह ईमेल भेजते हैं जिसमें लिखते हैं कि वे उसकी असली पहचान जानते हैं। कुछ समय बाद मोमी अपने एक ऑनलाइन फैन हैंडसम मोंक से मिलने का फैसला करती है। वह मास्क पहनकर उससे डिनर करने जाती है। लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि वह जैसी है वैसी ही खूबसूरत है और उसे प्लास्टिक सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। पहली बार किसी की ऐसी बात सुनकर मोमी सचमुच खुश हो जाती है, लेकिन यह सब झूठा दिखावा था। इसके बाद वह मोमी को होटल ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वह जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मोमी खुद को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है। धक्का मुक्की में वह गिर पड़ता है और उसका सिर जोर से टकरा जाता है। मोमी घबराकर मदद बुलाने का सोचती है, लेकिन तभी उसे मिस्टर ओ याद आते हैं। वह उन्हें होटल बुला लेती है। मिस्टर ओ वहां पहुंचते हैं और पूरी घटना सुनते हैं। पहले वे
मोमी को समझाते हैं कि मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तभी अचानक वह युवक दोबारा हरकत करने लगता है। ये देखकर मिस्टर ओ अपना आपा खो बैठते हैं और उसे मार डालते हैं। इस घटना के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अगले दिन मोमी नौकरी छोड़ देती है और सबसे दूरी बना लेती है। मिस्टर ओ उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचते हैं। उसी समय मोमी अपने आखिरी लाइव स्ट्रीम की घोषणा कर चुकी होती है। घर के अंदर दोनों आमने सामने बैठते हैं। मोमी समझ जाती है कि वंस अपॉन ए प्रिंस नाम का यूजर और ईमेल भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ओ ही है। मिस्टर ओ अपने जुनून का इजहार करते हुए बताते हैं कि वे लंबे समय से उससे प्यार करते हैं और पार्क के साथ उसे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाए थे। मोमी टूटकर रो पड़ती है। वह कहती है कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी खत्म करके नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन मिस्टर ओ उसकी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। उनका प्यार अब जुनून में बदल चुका होता है। वे अपनी सारी सीमाएं पार कर देते हैं और मोमी पर हमला कर बैठते हैं। संघर्ष के दौरान आखिरकार मोमी अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर ओ को मार देती है। इसी के साथ उनकी दर्दनाक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। किम एक बेहद गरीब परिवार में पली बड़ी थी। पैसों की तंगी की वजह से उसने कभी प्यार या रिश्तों के बारे में नहीं सोचा। परिवार ने जिसकी शादी तय कर दी उसने उसी से शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और कुछ ही सालों में दोनों अलग हो गए। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक सहारा था, उसका छोटा बेटा ओ नाम। बेटे की परवरिश के लिए किम ने हर तरह का काम किया। कभी बर्तन धोए, कभी सार्वजनिक शौचालय साफ किए तो कभी टैक्सी चलाई। सालों की मेहनत के बाद वह अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने में सफल हो गई। उसकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ बेटे के भविष्य के इर्द गिर्द घूमती थी। ओ नाम पढ़ाई में तेज था, इसलिए किम का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका बेटा बचपन से ही गलत आदतों में फंस चुका है। धीरे धीरे वह एडल्ट कंटेंट का आदी बन गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अच्छी नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसका स्वभाव और भी अलग थलग होता गया। आखिरकार उसने अपनी माँ से दूरी बना ली और अकेले रहने लगा। जब किम उससे मिलने जाती तो वह साफ कह देता कि दोबारा उसके घर आने की जरूरत नहीं है। यह बात किम के दिल पर गहरी चोट करती है, लेकिन उसे यकीन रहता है कि एक दिन उसका बेटा जरूर लौटेगा। फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। किम बेटे के अपार्टमेंट पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज बदबू आती है। कमरे में बिखरा सामान, एक सेक्स डॉल और फ्रिज के अंदर छिपाई गई एक लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर पुलिस बताती है कि फ्रिज में मिली लाश ओ नाम की नहीं है, लेकिन शक उसी पर जा रहा है। किम इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। उसके लिए उसका बेटा ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। जांच के दौरान पुलिस ओ नाम के ऑफिस पहुंचती है। वहां से पता चलता है कि आखिरी बार उसे मोमी के नौकरी छोड़ने वाले दिन देखा गया था। मोमी की दोस्त सॉन्ग बताती है कि ओ नाम हमेशा चुप रहता था और मोमी को अजीब तरीके से देखता था। पुलिस मोमी के पुराने घर भी जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह काफी पहले वहां से जा चुकी है और शायद उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है। उधर मीडिया ओ नाम को एक मानसिक रूप से विकृत इंसान साबित करने में जुट जाता है। उसके घर से मिले सामान और कंप्यूटर की जानकारी देखकर हर कोई उसे अपराधी मानने लगता है, लेकिन किम अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होती। वह खुद बेटे का कंप्यूटर खंगालना शुरू करती है। वहीं उसे पहली बार मास्क गर्ल की तस्वीर दिखाई देती है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसका बेटा इस लड़की के पीछे पागल था। उसी पल किम फैसला करती है कि अगर बेटे की मौत की सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले मास्क गर्ल को ढूंढना होगा। इंटरनेट पर तलाश करते हुए उसकी मुलाकात टेडी नाम के एक युवक से होती है। टेडी भी मास्क गर्ल की तलाश कर रहा होता है। वह एक वीडियो भेजता है जिसमें एक लड़की सड़क पर डांस कर रही होती है। चेहरा बदला हुआ लगता है, लेकिन शक होता है कि शायद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इसी बीच पुलिस किम को मुर्दा घर बुलाती है। इस बार सचमुच सामने उसके बेटे की लाश होती है। बेटे का शव देखकर किम पूरी तरह टूट जाती है। उसी दिन खबर फैल जाती है कि ओ नाम की हत्या के पीछे मोमी का हाथ हो सकता है। अंतिम संस्कार के बाद किम सीधे मोमी की माँ के घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि माँ ने कई साल पहले ही अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। कुछ लोगों की मदद से उसे एक सुराग मिलता है कि मोमी शायद गैंगनाम इलाके में नई पहचान के साथ रह रही है। किम वहाँ पहुँचती है और एक इवेंट कंपनी में पूछताछ करती है। वहाँ एक कर्मचारी एक लड़की की तस्वीर देखकर कहता है कि उसका नाम यूमी है और वह पहले यहाँ काम करती थी। किम कई दिनों तक उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार उसे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वही लड़की दिखाई देती है। वह चुपचाप उसके पीछे लग जाती है। होटल तक उसका पीछा करते हुए उसे एक बात बार बार परेशान करती है। उस लड़की के गले में वही नेकलेस है जो उसने पहले मास्क गर्ल की तस्वीरों में देखा था। अब किम को यकीन हो जाता है कि यही लड़की उसकी तलाश का जवाब है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए वह टैक्सी ड्राइवर बन जाती है। साथ ही गैर कानूनी तरीके से एक हथियार भी खरीद लेती है। एक रात यूमी उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। रास्ते भर किम सामान्य बातें करती रहती है, लेकिन सही मौका मिलते ही बंदूक निकालकर उसे काबू में कर लेती है। वह अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या वह उसे पहचानती है। यूमी साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब किम मास्क गर्ल की पुरानी तस्वीर सामने रखती है तो यूमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब किम को पूरा भरोसा हो चुका है कि यही वही लड़की है जिसकी वजह से उसका बेटा मारा गया। लेकिन तभी यूमी कांपती हुई
आवाज में एक ऐसा सच बताती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह कहती है, जिस लड़की को आप ढूंढ रही हैं, मैं उसे जानती हूँ। यूमी के चिक नाइट क्लब में परफॉर्म करने का काम मिल जाता है। उसकी खूबसूरती और डांस की वजह से वह जल्दी ही क्लब की सबसे लोकप्रिय लड़की बन जाती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ समय बाद क्लब में एक नई लड़की आती है जो असल में मोमी होती है और नई पहचान के साथ जिंदगी जी रही होती है। आते ही वह ग्राहकों की पहली पसंद बन जाती है। यूमी का नंबर 1 स्थान उससे छिन जाता है। दोनों के बीच कई बार बहस और झगड़ा भी होता है, लेकिन क्लब की मालकिन हमेशा मोमी का ही पक्ष लेती है। आखिरकार यूमी नौकरी छोड़ देती है। वर्तमान में वह किम को यही कहानी सुनाती है और दावा करती है कि वह भी मोमी से नफरत करती है। बदले में पैसों की शर्त रखकर वह किम की मदद करने को तैयार हो जाती है। लेकिन असली सच कुछ और होता है। दरअसल यूमी सीधे मोमी के पास जाती है। वहाँ पता चलता है कि दोनों कभी दुश्मन नहीं थी, बल्कि बेहद अच्छी दोस्त थी। तभी किम राइफल लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वह दोनों को अपने बेटे का हत्यारा मानती है। मोमी और यूमी एक दूसरे को बचाने के लिए खुद पर आरोप लेने लगती है। किम समझ नहीं पाती कि असली दोषी कौन है। गुस्से में वह गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है। जैसे ही दोनों उसकी तरफ दौड़ती हैं, अचानक गोली चल जाती है और यूमी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मोमी गुस्से में किम पर टूट पड़ती है, लेकिन अंतिम क्षणों में यूमी अपनी बची हुई ताकत जुटाकर किम पर हमला कर देती है। किम वहीं मारी जाती है। कुछ ही पल बाद यूमी भी अपनी सबसे करीबी दोस्त की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। मोमी पूरी तरह टूट जाती है। वह किम की लाश को उसकी गाड़ी समेत झील में डुबो देती है। मोमी भागने की कोशिश नहीं करती। वह खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। उसकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। मीडिया उसे मास्क गर्ल के नाम से दिखाने लगता है। हर चैनल पर उसी की चर्चा होती है। लोग उसकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए दीवाने हो जाते हैं। जिस पहचान का सपना उसने बचपन में देखा था, वह आखिर उसे मिलती है, लेकिन एक अपराधी के रूप में। इसके बाद अदालत में मुकदमा शुरू होता है। मोमी का वकील दलील देता है कि होटल में हुई पहली मौत आत्मरक्षा के दौरान हुई थी और उसके बाद की घटनाएं लगातार डर और मजबूरी में घटती चली गईं। दूसरी तरफ मृतकों के परिवार उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हैं। लंबी सुनवाई के बाद अदालत मोमी को उम्र कैद की सजा सुना देती है। जेल में रहते हुए मोमी एक बेटी को जन्म देती है। वह उसका नाम मोमो रखती है। अपनी बेटी को वह उस अंधेरी दुनिया से दूर रखना चाहती है, इसलिए उसे अपनी माँ के पास छोड़ने का फैसला करती है। बच्ची को घर के दरवाजे पर छोड़कर वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। समय बीतता है और कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब मोमो अपनी नानी के साथ बड़ी हो रही है। उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन जाने अनजाने उसमें अपनी माँ जैसी कई आदतें आ गई हैं। उसे सजना संवरना पसंद है, गाने सुनना पसंद है और आईने के सामने डांस करना भी। उसकी नानी हर बार उसे रोकती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि इतिहास खुद को दोहराए। स्कूल में मोमो की जिंदगी आसान नहीं होती। बाकी बच्चों के माता पिता उन्हें उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। सभी उसे मास्क गर्ल की बेटी या कातिल की बेटी कहकर चिढ़ाते हैं। धीरे धीरे यह ताने उसके अंदर गुस्सा भर देते हैं। एक दिन वह इंटरनेट पर अपनी माँ के बारे में सब कुछ पढ़ लेती है। पहली बार उसे पता चलता है कि उसकी माँ आखिर कौन थी और पूरी दुनिया उससे इतनी नफरत क्यों करती है। स्कूल में झगड़े की वजह से मोमो को निकाल दिया जाता है। मजबूर होकर नानी उसे दूसरे इलाके के स्कूल में दाखिल करा देती है, लेकिन नई जगह पर भी उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। नए स्कूल में उसकी मुलाकात ये जून नाम की लड़की से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बन जाती हैं। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मोमी को जेल भेज दिया जाता है। कुछ ही देर में पूरे जेल में खबर फैल जाती है कि नई कैदी कोई और नहीं बल्कि चर्चित मास्क गर्ल है। कैदी उसकी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बातें करने लगते हैं और हर कोई उसे करीब से देखना चाहता है। इसी जेल में एक महिला का दबदबा सबसे ज्यादा था, यूसुक। कैदी ही नहीं, कई जेल कर्मचारी भी उससे डरते थे। कहा जाता था कि उसने अपने पति और उसकी प्रेमिका की हत्या करवाई थी और बाहर तक उसके मजबूत संबंध थे। मोमी के जेल पहुंचते ही यूसुक उसे अपने सामने बुलाती है। वह उसका चेहरा गौर से देखती है और बिना किसी वजह के थप्पड़ मार देती है। उसे मोमी का चेहरा उस औरत की याद दिलाता है जिसने कभी उसका परिवार बर्बाद किया था। उसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद खाने के समय मोमी देखती है कि एक कैदी को जानबूझकर खाना नहीं दिया जा रहा। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस पर किसी शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रखने का आरोप था। मोमी चुप नहीं रहती। वह अपना खाना उसी लड़की के साथ बांट देती है। ये बात यूसुक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके लोग मोमी को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार मोमी उनका डटकर सामना करती है। नतीजा यह होता है कि बार बार उसे सजा के तौर पर आइसोलेशन सेल में भेज दिया जाता है। साथ ही कैदी उसे समझाते हैं कि अगर इस जेल में चैन से रहना है तो सिर झुकाकर रहना होगा। लेकिन मोमी अब किसी से डरने वाली नहीं थी। आखिरकार लगातार टकराव से परेशान होकर यूसुक का गैंग खुद पीछे हट जाता है और तय करता है कि अब दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। कुछ समय बाद जेल में नई वार्डन की नियुक्ति होती है। वह आते ही सुधार और अनुशासन की बातें करती है। बाहर से वह सख्त और धार्मिक दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि जेल के अंदर असली ताकत अब भी यूसुक के हाथ में है। इसी दौरान एक दिन मोमी के नाम पहली बार एक चिट्ठी आती है। लिफाफे पर लिखा होता है,
मास्क गर्ल के नाम। अंदर एक अखबार की कटिंग होती है जिसमें उसकी बेटी मोमो का जिक्र होता है। खबर पढ़ते ही मोमी को एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह उसी पल जेल से भागने का फैसला कर लेती है। सिलाई के काम के दौरान वह कपड़ों के टुकड़े छिपाकर उनसे रस्सी बनाती है। दीवार पार करने की कोशिश करती है लेकिन बीच में ही कपड़ा फट जाता है। वह नीचे गिर पड़ती है और तुरंत पकड़ी जाती है। इस बार उसे 1 महीने के लिए अंधेरी एकांत कोठरी में डाल दिया जाता है। नई वार्डन को लगता है कि मोमी के अंदर बुराई हावी हो चुकी है, इसलिए वह उसके पास बाइबल भिजवाती है। जब 1 महीने बाद वार्डन उसे देखने जाती है तो मोमी लगातार प्रार्थना कर रही होती है। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह दावा करती है कि एकांत में उसे ईश्वर का मार्गदर्शन मिला है और अब वह पहले जैसी इंसान नहीं रही। जेल लौटने के बाद वह दूसरे कैदियों को भी ईश्वर और पश्चाताप की बातें समझाने लगती है। कई लोगों को लगता है कि वह सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका शांत व्यवहार सबको हैरान करने लगता है। उसी समय योसुक की जिंदगी में भी बड़ा संकट आ जाता है। उसकी बेटी को तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन कोई उपयुक्त डोनर नहीं मिल रहा होता। मोमी ये बात सुनते ही खुद आगे आती है। वह योसुक से पूछती है कि उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप क्या है। जब पता चलता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी किडनी देने की पेशकश कर देती है। जांच में दोनों का मैच भी हो जाता है। योसुक, जो कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, पहली बार उसके सामने सिर झुका देती है। कुछ समय बाद जेल में चर्च से जुड़े लोग कैदियों से मिलने आते हैं। उन्हीं के बीच एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद होती है। जैसे ही मोमी उसकी आवाज सुनती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि किम होती है। मोमी को यकीन था कि झील में डूबने के बाद किम मर चुकी है, लेकिन किम मुस्कुराकर बताती है कि वह उस रात बच गई थी। कार से किसी तरह बाहर निकल आई और फिर अपनी मौत का भ्रम बनाए रख। किम ने अपना चेहरा बदलवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। उसने नई पहचान बनाई, हथियार खरीदा और सालों तक सिर्फ एक ही मकसद के साथ जीती रही, अपने बेटे की मौत का बदला लेना। इसी तलाश में उसे पता चला कि मोमी जेल जा चुकी है, लेकिन उसने बदला लेने का इरादा नहीं छोड़ा। उसने मोमी की बेटी मोमो को अपना निशाना बनाया। स्कूल के बाहर फास्ट फूड बेचने वाली बुजुर्ग महिला जो अक्सर मोमो को मुफ्त खाना खिलाती थी, असल में किम ही थी। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाया। धीरे धीरे उसने बच्ची का भरोसा जीत लिया। इतना ही नहीं, स्कूल में यह अफवाह भी उसी ने फैलवाई कि मोमो मास्क गर्ल की बेटी है। वर्तमान में लौटकर किम मोमी के सामने अपना असली मकसद बताती है। वह कहती है कि जिस तरह मोमी ने उससे उसका बेटा छीन लिया, अब वह भी उसकी बेटी को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी। यही उसके बदले का आखिरी हिस्सा होगा। इतना कहकर किम अचानक गिरने का नाटक करती है। सुरक्षा कर्मी तुरंत दौड़कर आते हैं और मोमी को पकड़ लेते हैं, जबकि किम की योजना का असली खेल अब शुरू होने वाला होता है। किम जेल से लौटकर सीधे अपने घर आती है। वहाँ मोमो उसका इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ जेल में मोमी को दोबारा एकांत कोठरी में डाल दिया जाता है। वह पुलिस अधिकारियों को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि किम बहुत खतरनाक है और उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार मोमी अपनी इकलौती भरोसेमंद साथी योसुक से मदद मांगती है। योसुक उसे भरोसा दिलाती है कि वह अपने लोगों के जरिए उस बूढ़ी औरत का पता लगवाएगी। उधर किम धीरे धीरे मोमो का भरोसा जीत चुकी होती है। मोमो उसे अपनी असली दादी जैसा मानने लगी थी। एक दिन मोमो घर में लगी ओ नाम की तस्वीर देखती है। तब किम पहली बार अपने बेटे का जिक्र करती है और सिर्फ इतना कहती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर मोमो के अचानक गायब होने पर उसकी नानी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसी दौरान मोमो एक बार फोन करके सिर्फ इतना कहती है कि वह सुरक्षित है और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। ये सुनकर उसकी नानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। योसुक के लोग किम तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन वे मोमो के स्कूल और उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। समय के साथ मोमो और किम के बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। मोमो उसके लिए जन्मदिन का केक बनाती है और कहती है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। यह सुनकर पहली बार किम के मन में बदले और ममता के बीच संघर्ष शुरू होता है। उधर अस्पताल में योसुक की बेटी के ऑपरेशन की तैयारी चल रही होती है। मोमी अपनी किडनी दान करने वाली थी। इसी बहाने उसे जेल से अस्पताल लाया जाता है। यहीं से उसका असली प्लान शुरू होता है। वह बहाना बनाकर पुलिस से हथकड़ी खुलवाती है और मौका मिलते ही अधिकारियों पर हमला करके अस्पताल से फरार हो जाती है। कई मंजिल ऊपर से छलांग लगाने के बावजूद वह किसी तरह बच निकलती है और एक अनजान महिला की गाड़ी में बैठकर किम के घर की तरफ रवाना हो जाती है। उसी समय मोमी की माँ को भी सच्चाई पता चल जाती है। जिस बूढ़ी औरत पर किसी ने शक तक नहीं किया, वही असल में मिस्टर ओ की माँ किम है। वह तुरंत पुलिस को उसका पता देती है और खुद भी वहाँ निकल पड़ती है। उधर किम अपना आखिरी खेल शुरू कर चुकी थी। वह मोमो को बेसमेंट में बांध देती है, कैमरा चालू करती है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि जैसे मोमी ने उससे उसका बेटा छीना था, वैसे ही अब वह उसकी बेटी को उससे हमेशा के लिए छीन लेगी।
यही उसका बदला होगा। रास्ते में मोमी की गाड़ी भी उसका साथ छोड़ देती है। मजबूरी में वह दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेती है, लेकिन रेडियो पर उसके फरार होने की खबर सुनते ही ड्राइवर घबरा जाता है और उसे बीच रास्ते उतार देता है। उधर पुलिस भी किम के घर पहुंचती है। तलाशी ली जाती है, लेकिन बेसमेंट का राज खुलने से पहले ही उन्हें दूसरी इमरजेंसी कॉल मिल जाती है और वे वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मोमी की मां सबसे पहले घर पहुंचती है। किम से उसकी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान ये जून चोरी छिपे बेसमेंट में पहुंचती है और मोमो को आजाद कर देती है। साथ ही वह साफ कर देती है कि स्कूल में अफवाह फैलाने के पीछे उसका हाथ नहीं था। तभी मोमी भी वहां पहुंच जाती है। वह बिना समय गंवाए किम पर हमला करती है और किसी तरह अपनी बेटी को आजाद करा लेती है। लेकिन किम अभी हार मानने वाली नहीं थी। घायल होने के बावजूद वह फिर राइफल उठाकर उनके पीछे निकल पड़ती है। तीनों किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सामने पुलिस पहले से मौजूद होती है। पुलिस किम को हथियार डालने की चेतावनी देती है, मगर किम की आंखों में सिर्फ बदला दिखाई देता है। वह आखिरी बार बंदूक उठाती है और सीधा मोमो पर निशाना साधती है। गोली चलने से ठीक पहले मोमी अपनी बेटी के सामने आ जाती है। अगले ही पल पुलिस जवाबी फायर करती है। किम वहीं ढेर हो जाती है, लेकिन मोमी भी अपनी बेटी को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है। बरसों बाद माँ बेटी का यह मिलन सिर्फ कुछ पलों का होता है। मोमो की आंखों के सामने ही मोमी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है। कुछ समय बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। मोमो को ये जून का परिवार अपने साथ रख लेता है। दोनों फिर से स्कूल जाने लगती हैं और पहली बार मोमो बिना किसी डर के जीना सीखती है। एक दिन अपनी नानी का सामान समेटते हुए उसे एक पुराना कैमरा मिलता है। उसमें बचपन की मोमी का वीडियो रिकॉर्ड था, जहां वह स्कूल के मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही थी। वीडियो देखते देखते मोमो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे आखिरकार अपनी माँ की वह पहचान मिल जाती है जो दुनिया ने उससे हमेशा छीन ली थी। और इसी भावुक पल के साथ मास्क गर्ल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।